Welcome back to Science Online class. I am your science teacher, CP sir, and together we will see the practice exercises of the lesson coal and petroleum chapter number 5. ये जो चैप्टर नंबर 5 अपन ने फिनिश किया बेटा, इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं. लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड विद द समरी ऑफ द चैप्टर, है ना. इस पूरे चैप्टर की समरी के बारे में हमने डिस्कस किया. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइजेस, हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी है. वेर एवर वी हैव फिनिश द MCQs, हमने MCQ तक फिनिश कर लिया था. एंड राइट नाउ यू हैव टू कम टू द पेज नंबर 96. पेज नंबर 96 में फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे हम लोग आए हुए हैं. सो सी व्हाट इज रिटन, आई एम रीडिंग इट. ई है ना, एक्सरसाइज ई है ये. राइट नाउ वी आर लिविंग द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स अभी हम लोग छोड़ते हैं और पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फिनिश करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. ठीक है. फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. क्या लिखा है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरिए. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, उससे अपने को फिल करना है ब्लैंक्स को. अब राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड द वर्ड्स, मैं वर्ड्स को रीड नहीं करूंगा. डायरेक्टली वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस. हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मैंने नंबरिंग भी कर दी है. अगर आपको स्पेलिंग लिखने में दिक्कत आ रही हो तो आप नंबर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड कौन से फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आपको फील करना है. अब हम लोग थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. फर्स्ट देखो, फर्स्ट का पहले मीनिंग समझो. कभी भी जब आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है और यू कैन सी ऑलरेडी मैंने फील कर रखा है, तो आपका इंटेंशन केवल आंसर को भरने में नहीं होना चाहिए. आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था. आंसर दिया है, मीनिंग इज नॉट दैट कि हम सीधे आंसर से कंसर्न करते हैं और केवल आंसर लिख लिया हो गया. दिया क्या था मालूम ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो. ठीक है, नहीं तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी. आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं मैं, है ना. इसके फोटो खींच के भेज सकता हूं मैं आपको डायरेक्ट, आप भी भर देना, मेरा भी काम ईजी हो जाएगा. बट दैट इज नॉट द मेथड, है ना. आप पहले समझिए, बिकॉज यू आर इन द बोर्ड क्लास. बोर्ड क्लास में कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सो पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैंक आर दोस दैट विल नाइदर. देखो क्या लिखा है, ब्लैंक आर दोस, किस चीज को क्या होता है, दैट विल आइदर नेवर रन आउट, आइदर नेवर रन आउट, जो कि लगातार चल नहीं सकता, और दोस दैट आर रिप्लेस्ड, है ना, विद इन अ रेजोनेबल पीरियड ऑफ टाइम, और वो अपने आप ही रेजोनेबल पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा. नेचुरल प्रोसेस मतलब प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा. तो उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे, उस चीज को क्या नाम देंगे जो कि लगातार चल भी नहीं सकता, मतलब थोड़े समय के बाद फिनिश हो जाने वाला है. एंड दैट आर नेवर रिप्लेस्ड, और जिसको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, है ना, उसकी जगह किसी दूसरे चीज को हम लोग ला नहीं सकते, और वो आफ्टर द रेजोनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, मतलब किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा फिर से वो बनाया नहीं जा सकता और फिर से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और जो लगातार चल नहीं सकता तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. तो यहाँ पे वो वर्ड लिखा है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. सो फर्स्ट आंसर अपना होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कहने का मतलब ये कि विच आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, जो बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट होने वाले हैं, फिनिश होने वाले हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, आगे बढ़ो. सेकेंड, अ ब्लैंक इज अ सब्सटेंस. उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, दैट कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, टू प्रोड्यूस हीट, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए. उष्मा या उष्मा बोलते हैं, हीट को उष्मा बोलते हैं, और एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में. सो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है एट अ रेजोनेबल कॉस्ट. रेजोनेबल कॉस्ट कहने का मतलब जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, तो एक मिनिमम कॉस्ट पे, मॉडरेट कॉस्ट पे उस चीज को क्या बोलेंगे जिसका यूज हीट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूल बोलते हैं, ईंधन.
ठीक है। थर्ड पढ़िए, स्लो प्रोसेस। हम सभी को मालूम है कि ये जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोल पेट्रोलियम बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बनते हैं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू द कोल। स्लो प्रोसेस मतलब वो धीमी प्रक्रिया, स्लो प्रोसेस वो धीमी प्रक्रिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू द कोल, जिसमें एक लकड़ी या डेड वेजिटेशंस कोल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम लिखना था कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू कोल का निर्माण हुआ है ना, कोल का मैन्युफैक्चर हुआ है। और उसमें क्या होता है कि जो वुड होता है या डेड वेजिटेशन होते हैं, वही फाइनली क्या करते हैं, कोल को मैक करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, सो बिलीव मी आपको सारे आंसर समझ में भी आ रहे होंगे और हर चीज आपको पता है। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। आप ऊपर भी देख सकते हैं 3 यहाँ पे लिखा है, देखिए ये वर्ड आपको यहाँ पे लिखा है 3, मतलब थर्ड नंबर का फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो ये नंबर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, कार्बोनाइजेशन आएगा उसमें। नंबर 4 देखो, ब्लैंक हैज अबाउट 65% कार्बन। कौन सा कोल होता है जिसमें 65% तक कार्बन होता है? तो इसमें से कोल के टाइप को अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा बिटुमिनस कोल। सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल होता है उसको पीट बोलते हैं, है ना, और उसमें 50% के आसपास होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का कोल होता है, आई थिंक उसको लिग्नाइट बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे बिटुमिनस आता है। सो इसका आंसर अभी तो बिटुमिनस होएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 5, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल के केस में हमने एक प्रोसेस का नाम पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें कोल को इन अब्सेंस ऑफ द एयर में हीट किया जाता है, फिर फाइनली वो अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में टूटता है, कोक बना लेता है, 2 प्रकार के लिक्विड बना लेता है, अमोनिया लिक्योर, कोलतार, और एक गैस बनाता है कोल गैस। सो उस प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। इज कैरीड आउट, उसको कराया जाता है बाई हीटिंग द कोल, कोल को गर्म करके स्ट्रांगली, मतलब हाई टेम्परेचर पे, टू अ ब्लैंक। तो उस प्रोसेस को कराने के टाइम पे कैसे कराया जाता है, ठीक है, ब्लैंक इन द अब्सेंस ऑफ द एयर। मतलब पूरी की पूरी बात को समझते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरीड आउट, समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब होता है तो वो कैसे होता है, बाय हीटिंग द कोल स्ट्रांगली, जिसमें हीट को कोल को हीट करते हैं अपन टू अ, क्या आएगा वर्ड, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है और इन अब्सेंस ऑफ द एयर, और वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, जहां पे एयर का प्रेजेंस ना हो। सो हाई टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 6 देखो, इन इंडिया, भारत में ऑयल कहने का मतलब है बेटा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। ऑयल कहने का मतलब सीधा सीधा जो क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, उसके बारे में बात की जा रही है। वॉज फर्स्ट स्टक इन, सबसे पहले उसकी खोज कहां पे की गई, ब्लैंक इन आसाम इन 1867, 1867 ईस्वी में आसाम के कौन से जगह पे उसकी खोज हुई, तो वो जगह है माकुम, MAKUM। इसका कोई मतलब नहीं है, ये जगह का नाम है, आसाम के किसी प्लेस का नाम है माकुम। वहां पे सबसे पहले पेट्रोलियम रिजर्व की खोज की गई थी, वहां से पता चला कि वहां पे है। नंबर 7 देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस, है ना, पेट्रोलियम की जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको अलग अलग प्राप्त करने की विधि जो होती है इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके, है ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस, अलग अलग फ्रैक्शंस को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम उसको बोलते हैं। और दूसरे वर्ड में उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनेशन, FRACTIONATION। सो उसको हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं या फ्रैक्शनेशन भी कह सकते हैं। नंबर 8 देखिए, नेचुरल गैस
व्हेन स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस व्हेन स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तभी उसको सिलेंडर में भरा जा सकता है ना। सो उसी को तो बोलते हैं सीएनजी। नंबर 9 देखो, ब्लैंक इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, कौन सा चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्स्ड विथ, और जो किसके साथ मिक्स्ड होता है? वाटर के साथ, सॉल्ट के साथ और अदर पार्टिकल्स के साथ। तो वाटर, सॉल्ट और अदर पार्टिकल्स के साथ, है ना, बहुत सारे प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर होता है, जिसमें सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट भी होते हैं और गैसियस कंपोनेंट भी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसी को तो क्रूड ऑयल बोलते हैं, पेट्रोलियम। सो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। आपने देखा होगा पेट्रोलियम के अंदर से, है ना, बहुत सारे लिक्विड निकलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, फ्यूल ऑयल, और इसके अलावा गैसियस प्रोडक्ट भी निकलता है जैसे पेट्रोलियम गैस, और इसके अलावा आपने देखा होगा सॉलिड प्रोडक्ट भी निकलता है जैसे असफाल्ट, जो रेसिडुअल ऑयल होता है उसके अंदर से असफाल्ट भी निकलता है। और क्या निकलता है? असफाल्ट पढ़ा था अपन ने, पैराफिन वैक्स निकलता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है। सो होता है ये फिनिश। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर एफ। स्टेट मतलब बताइए, कहिए, वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि वॉट एवर द गिवन स्टेटमेंट्स आर देयर, जो भी नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, सही है कि गलत है। पहला पढ़ता हूं मैं, लिग्नाइट कोल हैज 67% कार्बन। पहला क्या लिखा है? लिग्नाइट कोल हैज 67% कार्बन। जो लिग्नाइट कोल होता है उसके पास 67% कार्बन होता है। आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है। एक बार और अपन वेरीफाई कर लेते हैं लिग्नाइट का कितना परसेंट होता है, बट आई थिंक इट इज करेक्ट। 60% इसमें लिखा है, वैसे लिग्नाइट का इसमें 60% लिखा है, लेकिन इसमें 67% बोला जा रहा है ना। फिर भी अपन ट्रू मान लेते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 60 से 70 के बीच में हो सकता है लिग्नाइट का, और बिटुमिनस इससे और अच्छा होता है, उसका 70 से 80 के बीच तक होता है। सो इसको अपन ने ट्रू मान लिया, ठीक है। नंबर सेकेंड, पीट कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल। जो पीट कोल होता है ना, फर्स्ट वेराइटी ऑफ कोल, और विच इज द इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर कहने का मतलब होता है घटिया, है ना, सबसे घटिया कोल यही होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज नियर अराउंड 50% होता है। सो पीट कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल। पीट कोल जो है ना, कोयला, वो लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है। तो ये बात तो सिरे से गलत है, क्योंकि जितने भी कोल होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, तो फॉल्स हो गया। थर्ड देखिए, रिसाइकलिंग डज नॉट हेल्प टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस। जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है ना, डज नॉट हेल्प, वो किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती है टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने में। तो ये बात गलत है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल मेटल, जो मेटल के जितने भी पीसेस होते हैं उसको फिर से इंडस्ट्री में भेजा जाता है, फिर से उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके पिघला लिया जाता है, मेल्ट करा लिया जाता है, और उससे दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जितने भी प्रकार की इंडस्ट्री होती है, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, चाहे और भी दूसरे मेटल्स की हो सकती है, तो एक्चुअल में इस प्रोसेस को बोला जाता है रिसाइकलिंग। तो क्या रिसाइकलिंग नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने में मदद नहीं करता है? फॉल्स स्टेटमेंट है, करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको भी क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में फिर से रिसाइकल होने के लिए भेजा जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने में कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग अपनी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, नंबर 4, कोल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये बात भी सिरे से गलत है। इतने टाइम से हम लोग यही कहानी बता रहे हैं कि ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना। सो कोल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोल इज अ टफ, टफ मतलब होता है हार्ड। पोरस, पोरस मतलब होता है जिससे पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। ब्लैक सब्सटेंस, काले कलर का पदार्थ है। विच बर्न्स विदाउट स्मोक, जो कि बिना धुएं के जलता है।
सो बेटा जो टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है विच बर्न्स विदाउट स्मोक, और जो बिना धुएं को प्रोड्यूस करते हुए जलता है उसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कोक, COKE, कोक, और वो कोल से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन कोल जो है ना, कोल के लिए ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोल तो धुएं को प्रोड्यूस करते हुए जलता है ना। सो आंसर विल बी फॉल्स, F लिखना पड़ेगा। अगर ये कोक के लिए बात की जाती तो सही था, ये कोक के लिए है ये वर्ड, ठीक है। नंबर 6, नेचुरल गैस इज द फॉसिल फ्यूल, बात सही है, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। विच यूजुअली अकर्स, जो ज्यादातर अकर होता है या पाया जाता है अबो द सरफेस ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, मतलब पेट्रोलियम डिपॉजिट जो होता है, पेट्रोलियम लिक्विड होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसके ऊपरी सरफेस पे ये ज्यादातर पाया जाता है, ज्यादातर यूजुअली लिखा है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। हमने पढ़ा है कि नेचुरल गैस समटाइम्स इट इज फाउंड अलोन, कभी कभी अकेला भी पाया जाता है, एंड समटाइम्स इट इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट पे देखते हैं 7, पेट्रोलियम इज अ पेट्रोल इज अ हाउस होल्ड फ्यूल, पेट्रोल घर में इस्तेमाल करने वाला फ्यूल होता है टू रन द जनरेटर्स एंड ट्रेन, और इससे जनरेटर और ट्रेन को चलाया जाता है। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि जनरेटर और ट्रेन को चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है, तो डीजल हो सकता था, पेट्रोल के केस में रॉन्ग है, तो फॉल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। पहला लिखा है कोक, तो कोक का आंसर हो जाएगा पोरस ब्लैक सब्सटेंस, अभी ये यहां पे आया भी था, मैंने बताया था पोरस ब्लैक सब्सटेंस कोक होता है, सो कोक का आंसर होगा पोरस ब्लैक सब्सटेंस फर्स्ट। सेकेंड है अमोनिकल लिक्योर, इसी को अमोनिया लिक्योर भी बोलते हैं, ये भी कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका किससे रिलेशन जमेगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। पता है क्यों, क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल ही फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, जितने भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, सो अमोनियम लिक्योर का इस्तेमाल होगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। कोलतार का इस्तेमाल हो जाएगा, कोलतार एक्चुअल में ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, तो ब्लैक लिक्विड इज द आंसर। नंबर 4 कोल के लिए आंसर हो जाएगा हार्ड ब्लैक स्टोन, है ना, हार्ड मतलब कड़क, ब्लैक काला स्टोन, पत्थर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, पत्थर वाला कोयला, उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखो पेट्रोलियम का आंसर हो जाएगा ये 5th वाला डार्क ब्राउन विस्कस क्रूड ऑयल, विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, सो विस्कस क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को ही तो पेट्रोलियम बोलते हैं, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु एम आई में देखो 2 सेंटेंस लिखे होते हैं और अपने को फाइंड आउट करना होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट देखो, आई एम अ ब्लैक ऑयली मटेरियल, मैं एक ब्लैक मतलब काला, ऑयली मतलब ऑयल जैसा मटेरियल हूं, रिजल्टिंग और मैं प्राप्त किया जाता हूं फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद मैं प्राप्त किया जाता हूं। तो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो ब्लैक कलर का ऑयली मटेरियल मिलता है उसको हम लोग कोलतार बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा कोलतार, ठीक है। यहां पे भी देखो वो कोलतार आया था, तो ब्लैक लिक्विड। आंसर देखो सेकंड, आई एम अ गैस, मैं एक गैस हूं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ, और मैं किसका किसका मिक्सचर होता हूं, हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एथिलीन का, एंड इज अ यूज्ड एज अ फ्यूल, और मैं फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता हूं। तो वो गैस जिसके अंदर मीथेन पाया जाता है वो नेचुरल गैस होता है, और एथिलीन 5% में तो कुछ एक्स्ट्रा गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन जहां पे मीथेन पाया जाता है वो और कुछ नहीं होता है, दैट इज नन अदर देन द नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस होता है, सो नेचुरल गैस विल बी आवर आंसर। ओके, so we have finished the objective questions. Right now this is the turn of doing the question answers. So look here,
See on the screen. First we will do the exercise B, very short answer type questions. So first we will finish this, after that short answer question and finally long answer question. और जब इस पोर्शन के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग फिनिश कर चुके होंगे उसके बाद वी विल स्टार्ट द NCERT फोल्डर. NCERT फोल्डर को बाद में लेने के पीछे कारण ये है बेटा क्योंकि उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसको मैं लास्ट में लेता हूं. ठीक है. Look here, the same question I have written on the pages, so you should concentrate here only. Very short answer type question. Question number first. What is the question? How was coal formed? Question का मीनिंग क्या हुआ? How was coal formed? कोल का निर्माण कैसे होता है, कोल किस तरीके से फॉर्म होता है. तो हम ये आई थिंक ये इस चीज को मैं 10 से 15 बार बता चुका हूं पूरे वीडियोस में. सो वेरी इजी. कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कोल वॉज फॉर्म्ड, कोल बनता है या कोल का निर्माण होता है बाय द डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन कहने का मतलब होता ये है कि कोई भी जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट और एनिमल के, उनके डिकम्पोजिशन मतलब उनका सड़ना गलना और उनका किसी प्रोडक्ट में चेंज होना. सो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल के जो डेड वेजिटेशन है उनके डिकम्पोजिशन से हुआ है. और कब? तो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, है ना, लाखों करोड़ों साल पहले. ये वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा. कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. और बहुत ही शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है. ठीक है, इसको थोड़ा लेंदी अपन ने किया नहीं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. सो व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? तो आंसर देखिए. व्हेन द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स. जब नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है, किसमें स्टोर किया जाता है? हाई प्रेशर में. विद इन द सिलेंडर्स, सिलेंडर के अंदर. व्हेन द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, व्हेन द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड, जब नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में, इन सिलेंडर्स, सिलेंडर के अंदर. सो इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं. इट इज अ क्लीन फ्यूल. ये क्लीन फ्यूल होता है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शुद्ध, है ना. क्लीन कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार के पॉइजनस गैसेस को एमिट नहीं करता है ना, और ये एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है. सो लिखा क्या है? इट इज अ क्लीन फ्यूल. ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है. लिविंग नो स्मोक, किसी भी प्रकार का स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता. एंड पॉइजनस गैसेस, और किसी भी प्रकार के पॉइजनस गैसेस को भी इमिट नहीं करता है. सो इट इज अ क्लीन फ्यूल. ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है, क्लीनर होता है. लिविंग नो स्मोक, कोई भी धुआं प्रोड्यूस नहीं करता. एंड पॉइजनस गैसेस, और साथ में जहरीली गैसेस को भी इमिट नहीं करता है. सो आंसर आपको समझ में आ गया होगा. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? व्हेन द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है सिलेंडर के अंदर. सो इट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और इट इज अ क्लीन फ्यूल. ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है. लिविंग नो स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, ये किसी भी प्रकार का धुआं, पॉइजनस गैसेस एमिट नहीं करता है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर एलोट्रोप्स? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है बेटा? व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो आंसर देखो. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑन विच एनी एलिमेंट में एग्जिस्ट. द डिफरेंट फॉर्म्स मतलब वो अलग अलग फॉर्म ऑन विच एनी एलिमेंट में एग्जिस्ट, जिसमें किसी भी प्रकार का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एग्जिस्ट होना मतलब अस्तित्व में होना. तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट का मतलब होता है तत्व. डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्ड एक एलिमेंट है, जिंक एक एलिमेंट है. वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है. तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑन विच एनी एलिमेंट में एग्जिस्ट, वो अलग अलग रूप
जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सो दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप। सो इसी फॉर्म्स को एलोट्रोप कहा जाता है ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसी फॉर्म्स को किसी भी एलिमेंट का एलोट्रोप कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल है कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। एक तो होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड। सो इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट और डायमंड को क्या कहा जाएगा कि दे आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कि ये कार्बन के क्या हैं, एलोट्रोप हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई ड्राई आइस? व्हाट इज मीन्ट बाई ड्राई आइस? ड्राई आइस से आप क्या समझते हैं? ड्राई आइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा शुष्क बर्फ। अब मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा जो पक्का बर्फ होता है ना, आपने देखा भी होगा जो पक्का बर्फ होता है जिसका इस्तेमाल शादी समारोह में पानी को ठंडे करने के लिए किया जाता है, जो बिल्कुल पत्थर जैसा होता है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। उसी को ड्राई आइस बोलते हैं। और एक्चुअल में वो होता क्या है, वो जो पक्का बर्फ होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना, जिसको हम लोग छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन होता क्या है बेटा, जब उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना वो, तो वो पक्का बर्फ बन जाता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। अब आंसर देखो, ड्राई आइस इज द पॉपुलर विद द नेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। पहला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस इज पॉपुलर विद द नेम। ड्राई आइस जो है वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, विद द नेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से पॉपुलर नेम है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। CO2 एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। देखो यही बात मैंने लिखी है, CO2 एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। जो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, बट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, लेकिन जब इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है, सो डायरेक्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो ये डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है। अभी आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि कोई भी चीज किस तरीके से सॉलिड से गैस में और गैस में सॉलिड में चेंज हो सकती है। तो जब इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है, सो डायरेक्टली जो गैस वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और नोन एज ड्राई आइस। फिर इसी को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। सो यहां तक हो गया। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में करेंगे। Question number 5 we will see in the next lecture. Till then, all the best. Thank you so much.